हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइफ। और आज हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। जैसे कि हम लोग ने पिछले क्लासेस में रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स है ना, या दो वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स है, तो उनका एक रिजल्टेंट होके आता है। लेट्स से v1 और v2 का रिजल्टेंट। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग के पास इंस्टेड ऑफ v1 एंड v2 वेक्टर सिर्फ r दिया हो, है ना, इस बार हम लोग के केस में सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर दिया हो, तो इनको फिर दो वेक्टर्स में अगर हम लोग को स्प्लिट करना हो, ठीक है, मे बी हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कौन से दो वेक्टर्स हो सकते हैं, से v1 v2 डैश। ठीक है, इनको कौन से वेक्टर से डिनोट किया जाएगा, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक वी कैन से ऑलमोस्ट अपोजिट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर्स में करते हैं कि दो और मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वही अगर हम लोग के पास गिवन वेक्टर है उसको अगर हम लोग दो या इनफैक्ट मोर देन टू वेक्टर्स में अगर तोड़ रहे हैं, रिजोल्यूशन कर रहे हैं उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जहां पे ये जो कंपोनेंट जिसमें ये टूटेंगे, है ना, v1 डैश वेक्टर और v2 डैश वेक्टर जो है, ये क्या है गाइस, ये है इनफैक्ट इसके कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इनको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। और अगर r वेक्टर को हम लोग v1 डैश और v2 डैश में तोड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, काफी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में भी आता है वेक्टर के क्लास के। इनफैक्ट आपको जरूरत तो इसको सीख लेना है एक बार में, लेकिन इसका काम तो आपको हर जगह पड़ने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं जल्दी से गाइस। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए हम लोग के पास एक वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, उसको हम लोग कोई भी वेक्टर से दे सकते हैं, और हम लोग को इसको बेसिकली दो वेक्टर्स में तोड़ना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। ट्रायंगल लॉ से हम लोग को पता है कि अगर ये दो वेक्टर्स कंबाइन करते हैं तो इनका रिजल्टेंट आएगा अपना आर वेक्टर। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का ए वेक्टर है और ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है, एक बात हम लोग को ट्रायंगल लॉ से तो ऑब्वियसली क्लियर है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ हम लोग को क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ बोलता है कि ए एक्स प्लस ए वाई मिलकर के हम लोग को क्या देगा, ए वेक्टर देगा। करेक्ट, ए एक्स और ए वाई मिलकर के हम लोग को ए देगा, है ना। ये हम लोग का ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इनको ही अगर हम लोग को कंपोनेंट्स में तोड़ना है तो वो कैसे करेंगे, आप लोग देखते जाइए ध्यान से गाइस। इसको हम लोग सिंपली हम लोग बहुत छोटे से दो इक्वेशंस में कंसीडर करेंगे। आप लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान दें, जिससे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से ओ पी क्यू। ठीक है, लेट्स से इन ट्रायंगल ओपीक्यू। तो इन ट्रायंगल ओपीक्यू में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे। तो cos थीटा हम लोग को पता है वो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। यानी इसमें इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस थीटा। अगर हम ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री में जब भी देखते हैं तो थीटा के एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, मतलब जिस पे वो लाइक करे, है ना, जिस साइड पे वो लाइक करे उसके ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर है, इजी। तो हम लोग का cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज ए एक्स वेक्टर बाई ए वेक्टर, है ना, इसका मॉडुलस ही लेना है ऑब्वियसली। तो इसके पास हम लोग आ गया यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए वेक्टर। उसी तरह से हम लोग के पास sin थीटा को भी हम लोग निकालना चाहें, वो हम लोग चेक करें क्या आता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है भाई, इस केस में है ए वाई बाई ए वेक्टर। क्लियर, और इसका मॉडुलस लेना है क्योंकि ये एक स्केलर टर्म है। दूसरे से हम लोग के पास ये दो इक्वेशंस आ जाते हैं। अगर हम लोग इन दो इक्वेशंस पे थोड़ा चर्चा करें, इनको थोड़ा नोटिस करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 से देख सकते हैं कि अगर ax बाई a, ठीक है, अगर हम एरो नहीं डाल रहे हैं इसका मतलब वो स्केलर है, cos थीटा है, इसका मतलब हम लोग के पास ax कितना आ जाएगा, a का cos थीटा आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं ए वाई बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। करेक्ट, इसका मतलब हम लोग के पास जो ए वाई का टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए का साइन थीटा। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही था, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यानी इसको हम लोग इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। इनफैक्ट 1 और 3 इक्वेशंस और 2 और 4 इक्वेशन सेम ही है, लेकिन तब भी हमारे पास ए एक्स और ए वाई का टर्म आ गया। कहने का मतलब अगर हम लोग फिर से क्विक रिकैप करें, हमारे पास अगर एक वेक्टर है ए एक्स और दूसरा वेक्टर है ए वाई, ठीक है, या इसको ऐसे रिफ्रेश करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कहने का हम लोग के पास एक वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम लोग ए वेक्टर बोल सकते हैं। उसको अगर हम लोग को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ना है, ठीक है, ये अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये अपना वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ए वाई एंड ए एक्स रिस्पेक्टिवली, जहां पे ये थीटा क्या बन रहा है,
ए और ए एक्स के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास ए एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, ए का कॉस थीटा, और ए वाई का हम लोग ने जस्ट डिराइव किया, हो जाएगा ए का साइन थीटा। तो यही हम लोग का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। कहने का मतलब हम लोग के पास ए वेक्टर जो हम लोग ने ट्रायंगल लॉ से लिखा था ए एक्स प्लस ए वाई, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ए साइन थीटा वेक्टर। क्लियर है, बहुत क्लियर है ना। तो अगर इसी को हम लोग ए वेक्टर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। ये हम लोग का बन गया। एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा गाइस, अगर आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक्स को, अगर आप लोग को पता ही होगा गाइस, ठीक है, नहीं भी पता है तो अभी जान लेते हैं। हम लोग का एक्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या डिफाइंड होता है, आई कैप, और वाई के लिए यूनिट वेक्टर क्या डिफाइंड होता है, जे कैप ना। यूनिट वेक्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और लेकिन उसके पास डायरेक्शन जरूर होता है ना। जैसे हम लोग अगर हम एक 1 आई कैप की बात करें तो हम लोग इसको मान लीजिए हम लोग डिनोट करते हैं हर सेट्स को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे वाई एक्सिस में भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम लोग के पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। तो अगर हम लोग इस पॉइंट चर्चा करें तो पॉइंट पी की बात करें तो पी वेक्टर क्या होगा, वो होगा 1 आई प्लस 1 जे कैप। सिमिलरली हम लोग अगर एक और पॉइंट देखें, जैसे ये इस पॉइंट को देखें जहाँ पे इसका x कंपोनेंट 4 आ रहा है और y कंपोनेंट 3 आ रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट को क्यू नाम देते हैं। तो क्यू वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, सिंपली 4i प्लस 3j कैप से। क्लियर। उसी तरह से अगर हम लोग इस दो कॉन्सेप्ट को इस नए ये हम लोग के रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में मिलाएं तो हम लोग के पास सिंपली एक फॉर्मेट आएगा कि अगर हम लोग के पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है ना, ये हम लोग को ए वेक्टर है जिसको हम लोग जो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, उसको जहां पे हमारे ऑब्वियसली ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, तो थीटा बना रहा है हम लोग का एक्स एक्सिस से, तो हम लोग इसी वेक्टर को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। करेक्ट। यानी अगर ये वेक्टर हम लोग का ए वाई हो जाएगा, ये वेक्टर अपना ए एक्स हो जाएगा। हम लोग ने जस्ट डिराइव किया था ए वेक्टर किसके बराबर है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के, और ए एक्स को हम लोग ने जस्ट लिखा था ए कॉस थीटा। इसके साथ हम लोग एक और काम कर सकते हैं, अगर यहां से यहां तक ए कॉस थीटा है तो इसके साथ इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी ए कॉस थीटा आई कैप। सिमिलरली प्लस ए वाई को लिख सकते हैं हम लोग ए साइन थीटा का जे कैप। क्लियर। यही अपना था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो हम लोग का ए वेक्टर क्या आ चुका है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट आप लोग को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिटरली हर फिजिक्स के चैप्टर में आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो अच्छा है हम लोग ने शुरू में ही जान लिया, आगे भी इस पर क्लास करेंगे, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक और पॉइंट गाइस कि यहाँ जो ए वाई वेक्टर है ऑब्वियसली वो ए आई को हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही वेक्टर्स है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू वेक्टर्स। जो अभी ग्रीन लाइन ड्रॉ किया वो और ए वाई वेक्टर सेम ही है क्योंकि उसका यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है ना। यानी एक वेक्टर एक ऐसा है उसको हम लोग इस दो वेक्टर्स में रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ये ए एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना ए वाई। ठीक है, तो उम्मीद करता होगा इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट अगर कोई भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसी के साथ इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। यही था हम लोग का अबाउट ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।